वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 29 जुलाई 2021 और 29 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो हमारा पिछले वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एमएसटीसी लिमिटेड। ये समझौता अभी हाल ही में एमएसटीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो कि ये भारत सरकार का उद्यम है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी और सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और डिटेल में लिखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आज है 29 जुलाई और आज कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो 29 जुलाई को जो प्रत्येक वर्ष जो दिवस मनाया जाता है उसमें से प्रमुख जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उससे पहले मनाया गया था 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जिसका जो थीम था ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। हेपेटाइटिस कांट वेट, ये 2021 का विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम था। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर आप वीडियो देखिए, इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी। खास करके बिहार में जितनी भी परीक्षा आयोजित होते हैं दोबारा आपको उसके लिए करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजों को ऐड किया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछे भी गए और आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट्स हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये डेट आप याद रखिए 29 जुलाई। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट लिखा गया 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुए बाघ सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें कि 13 देशों ने भाग लिया था। ये यहाँ से फैक्ट आप याद रखिए। इसे मनाने का जो निर्णय लिया गया था, घोषणा हुआ था, ये 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस का एक शहर है, यहीं पे ये मतलब निर्णय लिया गया था। अब यहाँ पे बात हुई है सेंट पीटर्सबर्ग की। एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है ये नेवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा है जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। ये जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो आप याद रखिए पेरिस जो शहर है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 2500 बाघ भारत में है। यानी कि पूरे विश्व में बाघ की जो संख्या है उसमें से सर्वाधिक बाघ जो है ये भारत में है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी और इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। जब ये मतलब कि इस परियोजना की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1973 को, उस दौरान मतलब कि 9 बाघ अभ्यारण्य भारत में बनाए गए थे। अब यहाँ पे आगे लिखा गया अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 यानी कि 2967 है और देश में क्रमशः मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि पहले स्थान पर मध्य प्रदेश और दूसरे स्थान पर कर्नाटक, ये 2 राज्यों में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। अब यहाँ पे अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया कि 28-29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में बाघ संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया और बाघ संरक्षण पर यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन था जो कि अभी हाल ही में 2019 में आयोजित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। जो भी प्रश्न आपके बनेंगे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह से यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे चलते सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 अर्थात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर इस बारे में जानते हैं कि हाल ही में बिहार विधानसभा सदन में खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 अर्थात बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है। ये आप यहाँ पर याद रखिए। और इस प्रकार गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान के बाद बिहार छठा राज्य है भारत का जहां पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और इस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय राजगीर में होगा और वहां पर बन रही स्पोर्ट्स अकादमी भी इसके अंतर्गत होगी। अब देखिए यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो आप ये याद रखिए कि बिहार में भी हाल ही में खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाता है तो कुल मिलाकर कह सकते हैं भारत का ये छठा राज्य होगा जहां पर खेल विश्वविद्यालय का गठन होगा। यहाँ पर देखिए इसके अलावा भारत में जो राज्य है गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान, ये कुल मिलाकर 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर मतलब कि विश्वविद्यालय जो मतलब खेल विश्वविद्यालय इसका गठन किया जा चुका है, ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया ये एक्चुअली मैं आपको पहले बता चुका
चुका हूं। तो अगला पॉइंट हमारा यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक की प्रस्तुतिकरण के दौरान खेल विश्वविद्यालय में नामांकन में राज्य की लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की थी। कुछ दिन पहले का ये बात है, जब मैं ये घोषणा हुआ था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो मतलब आरक्षण की जहां पर बात की जा रही है खेल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए, तो कुल मिलाकर 33% आरक्षण की बात कही गई थी खेल विश्वविद्यालय में। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीजों को मैंने ऐड किया है। जो बिहार में महिलाओं का जो कोटा है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, वो चीजों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो एक एक करके सारे को देखते हैं। तो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 में सशक्त महिला, सक्षम महिला का भी निश्चय शामिल है। और यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने न सिर्फ पंचायत और नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया, बल्कि उनके लिए 50% पद भी आरक्षित श्रेणी में रखा है। ठीक है, आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम सारी चीजों को देखते हैं। यहाँ पर निर्वाचन की अगर हम बात करें तो निर्वाचन में कितनी मतलब आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को, तो पंचायती राज में 50% और नगर निकाय में भी 50%। वहीं पर अगर हम बाहली की बात करें तो बाहली में अगर हम बात करेंगे पुलिस पद पे, तो पुलिस विभाग में 35%, प्राथमिक शिक्षक में 50%, सामान्य नौकरी जो होती है उसमें 35% और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक में 35%। और यहाँ पे नामांकन की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% मतलब यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान है। और वहीं पे खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नामांकन की अगर बात करें तो 33% यहाँ भी मतलब आरक्षण का प्रावधान है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कभी भी बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही थी खेल विश्वविद्यालय की। तो खेल विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय होगा ये राजगीर में बनेगा, जहां पर खेल अकादमी का मतलब निर्माण किया जा रहा है, उसी के बगल में होगा। और यहाँ पे जो राजगीर की बात आई है, तो राजगीर जो है ये राजगीर शहर बिहार के नालंदा जिले में आता है। तो नालंदा जिले को यहाँ पर हम लोग मैप पर देख लेते हैं। तो जब आप बिहार वाले मैप में नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये नालंदा जिले की स्थिति देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नालंदा जिला मैप पर। अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नालंदा जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी कि अपने जिलों की सीमा को कितने जिलों के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो हम नवादा से स्टार्ट करते हैं। नवादा 1, शेखपुरा 2 और लखीसराय 3 और उसके बाद पटना 4, जहानाबाद 5 और उसके बाद गया 6। ये कुल मिला के 6 जिले हैं जो कि नालंदा के साथ अपनी जिलों की सीमा को साझा करता है। यहाँ पर ध्यान रखिए, नवादा 1, शेखपुरा 2, लखीसराय 3, पटना 4, जहानाबाद 5 और गया 6, यानी कुल मिला के 6 जिले हैं जो कि नालंदा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि नालंदा जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, नालंदा जिला जो पड़ता है ये पटना प्रमंडल के तहत पड़ता है। और पटना प्रमंडल में जो जिलों की संख्या ये कुल मिला के 6 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छे से बताऊंगा। तो पटना प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये पटना ही है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। ये कौन कौन है इसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये पटना जिला है और पटना प्रमंडल भी है, तो इसका जो मुख्यालय है पटना ही। अब यहाँ पे जो 6 जिले हैं, सबसे पहला तो हो गया हमारा पटना, और दूसरा अगर हम बात करें तो भोजपुर। आप मैप में देखिए हमारा भोजपुर कहाँ है। जब आप इधर नजर डालेंगे तो ये आपका भोजपुर है 2 नंबर। उसके बाद हमारा है तीसरा, यहाँ देखिए पटना 1 हो गया, भोजपुर 2 हो गया, तीसरा हमारा है बक्सर। तो पटना से आप देखिए बक्सर किधर है, इधर है बक्सर। ठीक है, ये आपका हो गया तीसरा बक्सर। अब यहाँ पे जो अगला जिला है, चौथा जिला, ये है कैमूर। अब यहाँ पर जब मैप में नजर डालेंगे तो कैमूर की स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है कैमूर, तो ये चौथा जिला हो गया। और उसके बाद हमारा है रोहतास। तो रोहतास जब आप देखेंगे पटना से इसकी मुख्यालय से स्थिति, ये है रोहतास, ये आपका हो गया चौथा नहीं बल्कि 5वां जिला हो गया। और छठा जो है नालंदा है, यहाँ पर बिहार के इस साइड में ये नालंदा, ये छठा जिला। तो कुल मिला के 6 जिले हैं जो कि पटना प्रमंडल के तहत आता है। तो ये सारे पॉइंट को आप यहाँ से याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है जिनके द्वारा भी हाल ही में ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजय चौधरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शिक्षा विभाग के कॉन्फ्रेंस रूम में ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो निजी माध्यमिक विद्यालयों के ICSE और CBSE बोर्ड की संबद्धता यानी कि एफिलिएशन के लिए शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है और इनकी स्वीकृति और अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक और पारदर्शी यानी आसान बनाने के उद्देश्य में इसे लॉन्च किया गया है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं जो विजय चौधरी हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, ई संबंधन इस पोर्टल का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे यानी तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भागलपुर जिले के ये निवासी हैं रमन राज। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के मिर्जापुर गांव के निवासी रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है रमन राज। अब यहाँ पर आगे लिखा गया यह प्रतियोगिता जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्रतियोगिता का नाम है 19वां फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता, जो कि 31 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक हरियाणा के संगरूर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि बिहार से जो शामिल होंगे ये प्रतियोगिता में ये भागलपुर के रमन राज शामिल होंगे, इनका चयन हुआ है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया इनके बारे में कि 2020 में असम के गुवाहाटी में 32वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 2000 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर कब्जा किया था। और इसके अलावा 2019 में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में 1500 एवं 3000 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर रहा था। और अगला यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 2008 में दिल्ली में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में टॉप 10 में रहा था। तो ये बिहार के भागलपुर जिले के निवासी हैं जिनका नाम है रमन राज। ये भी हाल ही में 19वीं फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। ये सारे जो बिहार करंट अफेयर्स के प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ का लिंक आपको मंथली वाइज यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये पिछले 6 माह का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक वहां पे अवेलेबल है, आप जाके वहां डाउनलोड कीजिए और जल्द ही जुलाई वाला भी अपडेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल निम्न में से किस राज्य में है? यानी कि धौलावीरा जो नगर है, जो हड़प्पा कालीन नगर है धौलावीरा, ये किस मतलब राज्य में संबंधित है, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हड़प्पा कालीन महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कुछ दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले शायद मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा तेलंगाना स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर अर्थात रामपपा मंदिर को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर एक बात मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव पे ये मंदिर आधारित है और भगवान शिव की एकमात्र ऐसी मंदिर है जिसके मतलब शिल्पकार के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया था, जिसको कि आप कह सकते हैं रामपपा मंदिर। ये शिल्पकार का नाम है रामपपा और इन्हीं के नाम पे इस मंदिर को मतलब संबोधित भी किया जाता है। और यहाँ पे अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि और इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है और इस सूची से हटाया जाने वाला ये तीसरा स्थल है। ये भी पॉइंट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था। ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के प्रश्न आपसे कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 750 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। तो अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत को इस्तीफा सौंपा है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी हाल ही में अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत को सौंपा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि बीएस येदियुरप्पा 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने पॉइंट को ऐड किया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। इसके तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1) मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये इसमें इस अनुच्छेद में प्रावधान है इसका। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में माई जीओवी यानी कि माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका नाम है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने माई जीओवी मेरी सरकार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा गया कि इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग सरकार को अपना बहुमूल्य फीडबैक दे सकते हैं। अर्थात यह पोर्टल राज्य की योजनाओं के प्रसार और उन पर नागरिकों की राय जानने या उन्हें कैसे संबोधित किया जाता है यह जानने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। और साथ ही इस पोर्टल से सरकार उन राज्य से मतलब उन्हें राज्य के विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी देगी। तो इसी के मतलब उद्देश्य से मतलब इस पोर्टल को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसका नाम है माई जीओवी अर्थात मेरी गवर्नमेंट मेरी सरकार, इस पोर्टल का नाम है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप यहाँ से देखिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे जो महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मतलब सरकार इसके माध्यम से मतलब जनता से अपना बहुमूल्य फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिए। चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस नए खेल को शामिल किया गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर आपके ओलंपिक से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और मैं आपको रोजाना ओलंपिक से 1 से 2 प्रश्न जरूर बताऊंगा, ताकि आपको जो भी प्रश्न ओलंपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाए आपका वहां पर वो प्रश्न छूटने ना पाए।
तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। यहाँ पर ये वाला सेक्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी और डी, कराटे, स्केट बोर्डिंग, शफरिंग और फिर उसके अलावा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तो ये सपोर्ट क्लाइंबिंग, तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इस बार हम जानते हैं कि 23 जुलाई 2021 से शुरू हुए टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें चारों को आप याद रखिए, जिसमें कराटे, स्केट बोर्डिंग और शफरिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 खेल हैं जो इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर स्केट बोर्डिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, उसे यहाँ पर मैंने ऐड किया है। तो जापान के 13 साल 330 दिन की मोजमी निशिया ने हाल ही में स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल और ब्राजील की 13 साल के रेसा लील ने स्केट बोर्डिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। तो ये दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपको एक बार पुनः बता दूं कि जो ब्राजील की जो रेसा लील है, ये मतलब ओलंपिक के इतिहास में सबसे युवा मेडलिस्ट बनी, यानी कि कोई भी मेडल जीतने वाली, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी। और वहीं पे सबसे युवा गोल्ड मेडलिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है, ये मोमोजी निशिया है, जो कि आप कह सकते हैं ये जापान की है। ठीक है, ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पे आगे लिखा गया मोमोजी निशिया सबसे कम उम्र में, वो देखिए वही चीज लिखा गया है, मोमोजी निशिया सबसे कम उम्र में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता बनी है और रेस लील ओलंपिक में सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाली एथलीट बनी है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, ओलंपिक में 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई। तो ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 13 साल बाद मतलब किस खेल की ओलंपिक में वापसी हुई है? तो 13 साल के बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। तो यहां पर हमारा अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न, हाल ही में किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रमोद भगत इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न को हम जानते हैं कि हाल ही में पैरा शटलर प्रमोद भगत को वर्ष 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। ये आप यहाँ पर याद रखिए। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया, वे इस वर्ष 24 अगस्त से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक का हिस्सा है और उन्होंने इस साल दुबई पैरालंपिक के बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसे रिलेटेड, यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं प्रमोद भगत को, इन्हीं से संबंधित ये सारे पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। देखिए अभी जो मतलब कि 23 जुलाई से ये शुरू हुआ है ओलंपिक खेल, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में शुरू हुआ है, जो ये समाप्त होगा 8 अगस्त को, और उसके बाद 24 अगस्त से फिर वहीं पे जापान में ही पैरालंपिक शुरू होगा और वहां पे कह सकते हैं इसमें मतलब ये हिस्सा ले रहे हैं प्रमोद भगत। अब यहाँ पर मैंने इसके अलावा एक पॉइंट और बताया था कि दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण सहित यानी कि 2 स्वर्ण सहित कुल मिलाकर 3 पदक अपने नाम किया, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य। अब यहाँ पर आगे लिखा गया इस मतलब कि इस अवार्ड के बारे में, यह कि भारतीय खेल सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPSG समूह द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आप याद रखिए। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ये जो फाउंडेशन का नाम याद रखिए आप, ये विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से RPGS समूह द्वारा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। और यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन राइस को, ठीक है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया गोल्डन राइस के बारे में कि यह विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन से भरपूर होने के कारण गोल्डन राइस दृष्टिहीनता और कैंसर जैसे रोगों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और साथ ही बच्चों में कुपोषण की समस्या कम करेगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में फिलीपींस के द्वारा इसे मतलब कि मंजूरी दिया गया और ये दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी दिया है। तो ये आप यहाँ से याद रखिए। और यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में कुल कितने प्रशिक्षण संस्थानों को खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दिया है? कुल मिलाकर कितने प्रशिक्षण संस्थानों को यह मान्यता दिया गया है खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 236 प्रशिक्षण संस्थानों को यह मान्यता दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इस पर हम जानते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत देश के कुल 236 प्रशिक्षण संस्थानों को खेलो इंडिया एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए मान्यता दिया है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2021 में हरियाणा में आयोजित होगा, जो कि मतलब कह सकते हैं टोक्यो ओलंपिक के बाद इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा में ये आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में ओडिशा के कटक शहर में
पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की थी, जिसमें कि देश भर से लगभग 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के लगभग 3500 एथलीट ने भाग लिया था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। खेलो इंडिया गेम्स की जो शुरुआत हुई थी ये 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उड़ीसा के कटक शहर में पहली बार किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर इस बार 2021 में जो इसका आयोजन होगा ये हरियाणा में होगा। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। हाल ही में 23 जुलाई से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किस देश की यांग कियान ने जीता है? किस देश की यांग कियान ने पहला गोल्ड मेडल 2021 का जो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इसका जीता है? तो देखिए ये जो थी चीन के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि 23 जुलाई 2021 से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में चीन की यांग कियान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है चीन की यांग कियान, जो कि 2021 ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब यहाँ पर आगे लिखा गया जबकि रूस की अनास्तासिया ग्लासिना ने रजत पदक और स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टिन ने कांस्य पदक जीता था। यानी कि जो पहला अवार्ड था इन तीनों ने अपने नाम किया। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं तो सबसे पहले गोल्ड मेडल की अगर हम बात करें तो यांग कियान जो कि चीन की है, और वहीं पे अगर सिल्वर मेडल की बात किया जाए तो सिल्वर मेडल रूस की अनास्तासिया ग्लासिना ने अपने नाम किया, और वहीं पे अगर कांस्य पदक की बात करें तो कांस्य पदक स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टिन ने अपने नाम किया। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। चलिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा नासिर कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है नासिर कमल। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि नासिर कमल उत्तर प्रदेश के कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से याद रखिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, इसका बताइए इसका आंसर क्या है। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है, और उस वक्त आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा। उस वक्त आप निर्धारित करेंगे आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। ऑलरेडी लगभग 1500 से अधिक मेंबर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये जो दो ग्रुप है ये बिहार में होने वाले 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा बीपीएससी सीडीपीओ दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।